नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से इकाई 9 के अंतर्गत विविध विषय वस्तुओं को, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं। पिछली कक्षा तक हमने अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ को देख लिया था, जिसका एक दूसरा नाम है देवबाला। और आज की इस कक्षा में हम छायावादी कविताओं से पढ़ेंगे, जिसमें छायावाद की बहुत सारी रचनाएं, काव्य संकलन, इसके साथ साथ बहुत सारे कथन, मतलब छायावाद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही और भी बहुत सारे हम उत्तरोत्तर विकास के जो काव्य हैं, जो रचनाएं हैं, जो कवि हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि लगातार विविध विषय वस्तुओं को मैं अपने चैनल में आपको पढ़ा रही हूँ और सभी एक से एक बढ़ करके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि प्रश्न आते ही आते हैं इन सब से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि छायावादी कविताओं का जो प्रथम काव्य संकलन है, आपने कई बार प्रश्नों में देखा होगा कि छायावादी कविता का प्रथम संकलन कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद कृत झरना, इसी से माना जाता है छायावादी कविताओं का ये प्रथम काव्य संकलन, मतलब इसी से छायावाद की कविताओं की शुरुआत कह लीजिए, ठीक है, प्रथम काव्य संकलन कह लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद कृत जो झरना है, उनकी रचना 1918, क्योंकि इनका प्रकाशन वर्ष भी इसका पूछा जाता है, चूँकि प्रथम काव्य संकलन है तो इन दोनों का जरूर से याद रखिएगा, एक तो झरना और एक दूसरा प्रकाशन वर्ष। तो झरना 1918, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रथम छायावादी कविताओं का काव्य संकलन है। अगला है धिक धाये तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं निराला की, जो कि तुलसीदास में लिखी है, ठीक है। तो तुलसीदास जो निराला की रचना है उसी में ये पंक्तियाँ उद्धृत है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस में उद्धृत है, तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास में उद्धृत है। वही निराला की कौन सी काव्य कृति उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो सांध्य काकली 1969 में प्रकाशित हुई थी सांध्य काकली, जो कि निराला की मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी सांध्य काकली। वही साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के मुक्ति प्रयास का पता चलता है। धीरे धीरे चित्र प्रियता छूटने लगती है, मन एक खुली प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है निराला की, जो कहते हैं कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। प्राय सभी कलाओं के लिए मूर्त आवश्यक है। अप्रतिहत मूर्ति प्रेम ही कला की जन्मदात्री है, जो भावनापूर्ण सर्वांग सुंदर मूर्ति खींचने में जितना कृत विद्य है वह उतना बड़ा कलाकार है। यह कथन किसका है? यह कथन है निराला जी का, जो कहते हैं कि प्राय सभी कलाओं के लिए मूर्त आवश्यक है, अप्रतिहत मूर्त प्रेम ही कला की जन्मदात्री है। तो निराला जी का ये कथन है। वही प्रसाद के चित्रहार प्रकाशन 1918 में हुआ था। इसमें कितने ग्रंथ संकलित हैं? तो सबसे पहले तो है कि चित्राधर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1918 में हुआ था। और आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना, उसका भी प्रकाशन 1918 में ही हुआ था। तो कहते हैं कि चित्राधर जो है इसमें कितने ग्रंथ संकलित है? तो इसमें कुल 10 ग्रंथ संकलित है। चित्रहार में ध्यान रखिएगा कुल 10 ग्रंथ। कौन कौन से? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी, राज्यश्री, प्रायश्चित और कल्याणी परिणय। ये कुल मिलाकर के जो 10 इसमें ग्रंथ है ये संकलित है चित्राधार में। वही किसने उपन्यास विधा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हिंदी का हानिकर साहित्य शीर्षक विस्तृत लेख लिखा है? तो विष्णु चंद्र शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है, हिंदी का हानिकर साहित्य शीर्षक से विस्तृत लेख। वही किसने इंदु में प्रकाशित हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक लेख लिखकर विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा उपन्यास विधा पर लगाए गए आरोपों का व्यवस्थित ढंग से खंडन किया है? तो चंपालाल जौहरी सुधाकर जी ने खंडन किया है, ठीक है, आरोपों का व्यवस्थित ढंग से खंडन किया है चंपालाल जौहरी सुधाकर जी ने। वही अगला देखेंगे कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। यह है कथन महत्वपूर्ण, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कहते हैं कि
साहित्य का जो लक्ष्य है वो क्या है, मनुष्य पर केंद्रित है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। वही बुरा आदमी भी बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। और यह कथन है प्रेमचंद जी का, जो कहते हैं कि बुरा आदमी भी बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, ठीक है, और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। वही शशांक अनुदित उपन्यास की रचयिता कौन है, तो आचार्य शुक्ल जी शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता हैं। सन 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हिंदी कविता किस ढंग की हो शीर्षक लेख के लेखक कौन है, तो इस शीर्षक के लेख के लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी की हिंदी कविता किस ढंग की हो। वही 1912 में सरस्वती में जगन्नाथ प्रसाद भानु के काव्य प्रभाकर नामक ग्रंथ की समीक्षा किसने की थी, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। जगन्नाथ प्रसाद भानु के काव्य प्रभाकर नामक ग्रंथ की समीक्षा किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगला है बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने, जाल समेटा किसका काव्य संग्रह है, तो ये सभी जो काव्य संग्रह है वो है बच्चन जी का। कौन कौन से, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने तथा जाल समेटा, बच्चन जी के ये सभी काव्य संग्रह है। अगला है मध्यकाल में जायसी के पद्मावत का बंगला अनुवाद किस कवि ने किया था। आप जानते हैं कि जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जो कि इनका एक महाकाव्य भी कहा जाता है जायसी का, और मध्यकाल में ये रचना हुई थी। इसका बंगला अनुवाद किस कवि ने किया है, तो अल ओल कवि है, अल ओल ने ही इसका बंगला में अनुवाद किया था। किसने, अल ओल ने। वहीं कवि नामक लघु पत्रिका का, ठीक है, कवि नामक लघु पत्रिका का 1958 में काशी से किसने प्रकाशन संपादन किया था, तो विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लघु पत्रिका का, कवि नाम के लघु पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया था। किसने, विष्णुचंद्र शर्मा जी ने, काशी में, ठीक है। वही किंतु उनके अर्थात प्रसाद के, ठीक है, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। आप जानते हैं प्रसाद के नाटक बहुत विख्यात हैं, और इन नाटकों के बारे में किसने ऐसा कहा है कि किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। यह कथन है श्याम सुंदर दास जी का, ठीक है। वही माधव शुक्ल और उनके मित्रों की प्रेरणा से श्री रामलीलाव नाटक मंडली, जो कि सन 1889 तथा हिंदी नाट्य समिति 1908 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये दोनों स्थापना हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। श्री रामलीलाव नाटक मंडली और हिंदी नाट्य समिति, ठीक है, दोनों नाटक मंडली और समिति की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। वही भारतेंदु नाटक मंडली, जो कि 1906 और नागरी नाटक मंडली 1902 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारतेंदु नाटक मंडली और नागरी नाटक मंडली दोनों की स्थापना हुई थी काशी में। अगला है माधव शुक्ल के प्रयत्नों से हिंदी नाट्य परिषद 1906 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, माधव शुक्ल के प्रयत्न से। वहीं C.A. स्वयंवर और भारत पूर्वार्ध नाटक के रचनाकार कौन है, तो माधव शुक्ल जी इन नाटकों के रचनाकार है, C.A. स्वयंवर और महाभारत पूर्वार्ध। वहीं महाराणा प्रताप नाटक के रचनाकार कौन है, तो राधा कृष्ण दास जी महाराणा प्रताप नाटक के रचनाकार है। कौन है, राधा कृष्ण दास जी। आगे देखेंगे छंद योगिनी और प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित नाटक के रचनाकार कौन है, तो वियोगी हरि जी है। छंद योगिनी और प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित नाटक के रचनाकार, तो ये दोनों क्या है, नाटक है। वहीं प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय नाटक के रचनाकार कौन है, तो प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय नाटक इन दोनों के रचनाकार हैं हरिऔध जी, ठीक है। वहीं अत्याचार का परिणाम नाटक के रचनाकार कौन है, तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी अत्याचार और परिणाम, अत्याचार का परिणाम नाटक के रचनाकार है, ठीक है। कौन है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं, अत्याचार का परिणाम नाटक। वही सुभद्रा और जयंत नाटक के रचनाकार कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं सुभद्रा और जयंत नाटक के रचनाकार। आगे देखेंगे ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया, तो घनानंद ने, ठीक है। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस अगर किसी ने दिखाया था तो घनानंद ने दिखाया था। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में
में दिखाया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। कि ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसने दिखाया? घनानंद ने। वही देखा जाए तो तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस दिखाया पंत जी ने अपने पल्लव में, और ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। वही अगला है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन है आचार्य शुक्ल का। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वेदना की बात की जाती है तो महादेवी वर्मा की कविताओं में हमें वेदना का स्वर देखने को मिलता है। तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि इस वेदना को लेकर के इन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है जो लोकोत्तर में है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है महादेवी वर्मा जी के बारे में। आगे हम देखेंगे अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और भाग्यचक्र नामक सामाजिक नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये जो है अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और भाग्यचक्र, ये सभी सामाजिक नाटक है और इन सब के रचनाकार है सुदर्शन। वही चार बेचारे किस साहित्यकार के एकांकी प्रहसनों का संग्रह है? तो उग्र जी के एकांकी प्रहसन का संग्रह है चार बेचारे। वही भारतेंदु युग के किस कवि ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य भी लिखे थे? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने, जो कि भारतेंदु युग के कवि थे अंबिका दत्त व्यास, और इन्होंने क्या किया था कि बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य को लिखा था। वही खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम अतुकांत कविता कौन सी है? तो श्रीधर भाटक कृत सांध्य अटन। ठीक है, कई बार देखिए ये सब सभी परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। सांध्य अटन जो कि श्रीधर पाठक की रचना है और खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम अतुकांत कविता है। वही रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीला शीर्षक प्रबंध गीति। तो पहले तो ध्यान रखना ये सभी क्या है? प्रबंध गीति है। रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीला, ये सभी है प्रबंध गीति, और इसके रचनाकार कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वही प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया है? तो आप जानते ही हैं कि उनका उपन्यास है कर्मभूमि, जिसमें कर्मभूमि में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण करते हैं प्रेमचंद जी। वहीं प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? तो सौत है, जो कि हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी। आप जानते हैं कि प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे, रचना करते थे, फिर उन्होंने हिंदी में रचनाएं करने प्रारंभ की। तो प्रेमचंद की हिंदी में जो प्रकाशित पहली कहानी थी वो थी सौत, और इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है जो कि सन 1915 ईस्वी। तो प्रेमचंद की पहली कहानी हो गई सौत और उसका प्रकाशन कब हो गया? 1915। आगे हम देखेंगे कि पंत के पल्लव की रचनाओं की मधुरता को स्वीकार करते हुए भी किसने उन्हें बाल रचनाएं कहा तथा पंखुड़ियों को खोलने की चेष्टा बताया? तो निराला जी ने ऐसा कहा था कि पल्लव जो लिखा था पंत जी ने, तो पंत के पल्लव की रचनाओं की मधुरता को निराला जी ने क्या किया था? स्वीकार किया था, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि क्या है, ये बाल रचनाएं हैं और पंखुड़ियों को खोलने की चेष्टा इसमें की गई है। ठीक है, किसने कहा? निराला ने पंत जी के बारे में कहा, पंत के पल्लव के बारे में। वही जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे थे? तो उपन्यास 3 लिखे थे प्रसाद जी ने, कंकाल, तितली और ईरावती, जिसमें से ईरावती जो था वो अपूर्ण था। तो कभी कभी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है? तो ईरावती जो कि अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। वही मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्रेमचंद जी का, जो कहते हैं कि मैं क्या हूँ? मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार कौन थे? तो आप जानते हैं कि उग्र जी जो थे वो पांडे बेचन शर्मा उग्र पूरा नाम था इनका। तो यही जो थे वो प्रेमचंद युग के सबसे ज़्यादा अक्खड़ और कह सकते हैं बदनाम उपन्यासकार थे। वही आगे है पत्रात्मक प्रविधि में, किस प्रविधि में? पत्रात्मक प्रविधि में समाज की वेदी पर और रूपरेखा उपन्यास की रचना किसने की थी? तो अनूप लाल मंडल ने की थी। समाज की वेदी पर और रूपरेखा ये दोनों उपन्यास है जो कि किस विधि में है? पत्रात्मक प्रवृत्ति में आपको देखने को मिलते हैं। वही आगे देखेंगे कि शिकार, ये शिकार जो है वो किसका संस्मरण है? तो शिकार तो सबसे पहले याद रखिए कि एक संस्मरण है और है किसका? श्री राम शर्मा जी का। वही छायावाद का विरोध करने वाले प्रतिनिधि पत्रिका, ठीक है, तो ये है छायावाद का विरोध करने वाली प्रतिनिधि पत्रिका।
तो ये तो थोड़ी सी अधूरी है। हम अगला जो देखेंगे वो देखेंगे हिंदी कवि चर्चा किसकी कृति है, तो यह है चंद्रबली की कृति हिंदी कवि चर्चा। वहीं 1925 से प्रकाशित होने वाली लोकप्रिय मासिक पत्रिका, ठीक है, मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित थी, तो यह केंद्रित थी धार्मिक दार्शनिक विषय पर। ठीक है, कौन सी मासिक पत्रिका? एक मासिक पत्रिका थी जो कि सन 1900 प्रकाशित हुई थी 1925 में, और यह बहुत लोकप्रिय भी हुई थी पत्रिका। धार्मिक दार्शनिक विषय पर यह प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे छायावाद युग में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पत्र कौन सा था, तो आज था दैनिक पत्र, जो कि छायावाद युग में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पत्र माना जाता था। ये एक दैनिक पत्र था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पत्र का नाम क्या है? आज। वही उत्तंग प्रसाद के किस नाटक का प्रधान पात्र है, तो उत्तंग जो है वो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है इस नाटक का प्रमुख प्रधान पात्र है उत्तंग। चूँकि पात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस दृष्टि से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। भूरी अधकटी मूछों के नीचे एक स्थिर गंभीर मुस्कुराहट, मोटे चश्मे के ऐनक और घनी भौहों के नीचे ज्ञान के गुरुत्व से भरी सी आंखें, गदबदा बदन, ढीला ढाला अंग्रेजी लिबास और सादा रहन सहन, सिर पर रुपहले केशों का विरल अधिराज्य। आचार्य शुक्ल के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो आचार्य शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन है प्रभाकर माचवे जी का। शुक्ल जी के संदर्भ में ये सभी बातें प्रभाकर माचवे जी लिखते हैं। ठीक है, कि आचार्य शुक्ल का कैसा था, वे देखने में वे भरी अधकटी मूछों के नीचे एक स्थिर गंभीर मुस्कुराहट थी उनके चेहरे में, मोटे चश्मे के ऐनक और घनी भौहों के नीचे ज्ञान के गुरुत्व से भरी सी आंखें, गदबदा बदन, ढीला ढाला अंग्रेजी लिबास और सादा रहन सहन, सिर पर रुपहले केशों का विरल अधिराज्य। ठीक है, वहीं तपोभूमि उपन्यास किसका है, तो तपोभूमि उपन्यास है जैनेन्द्र का। संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र सामाजिक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये सभी सामाजिक उपन्यास के रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। वही हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की जो परंपरा है उस परंपरा का प्रवर्तक कौन है, तो जैनेन्द्र जी को माना जाता है हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का प्रवर्तक। वही हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम उसे सामाजिक और राष्ट्रीय सवालों तथा जीवन के साथ जोड़ा तथा उसकी कल्पनात्मकता का विकास भी किया, तो प्रेमचंद जी ऐसे थे जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाया और साहित्यकार ने सर्वप्रथम उसे सामाजिक और राष्ट्रीय सवालों से जोड़ा, जीवन के साथ जोड़ा तथा उसकी कलात्मकता का विकास भी किया। और ऐसा करने वाले कौन थे, हमारे प्रेमचंद, और इसीलिए प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी के रचनाकार कौन है, तो इन सभी उपन्यासों के रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त जी। और सभी जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास है, चाहे वो गोद हो, अंतिम आकांक्षा हो या फिर नारी, ये सभी गांधी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जी की। वही प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो ये सभी जो उपन्यास इसके रचनाकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। कौन कौन से? प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी तथा लालिमा। वही निराला, जीवन और संघर्ष के मूर्तिमान रूप, संस्मरण के लेखक कौन है, तो डॉक्टर ये चेलिशेव, जो कि रूस के प्रसिद्ध हिंदी विद्वान है, यही इस पुस्तक के लेखक है, जो कि एक संस्मरण पुस्तक है, निराला, जीवन और संघर्ष के मूर्तिमान रूप, डॉक्टर ये चेलिशेव, जो कि रूस के प्रसिद्ध विद्वान है। वही किस पत्र को हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय है, तो भारत मित्र ऐसा हिंदी का दैनिक पत्र है जिसमें कहते हैं कि भारत मित्र जो है वो दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने वाला प्रथम पत्र है। ठीक है, भारत मित्र। वही छायावाद युग का कौन सा पत्र गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में अग्रणी था, तो कलकत्ता से प्रकाशित स्वतंत्र, जो कि 1920 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने कलकत्ता से प्रकाशित होती थी स्वतंत्र पत्रिका। कहते हैं कि छायावाद युग का यही जो पत्र है वो गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में अग्रणी था। ठीक है, कौन सा? स्वतंत्र पत्र, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1920 में। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी इसका प्रकाशन प्रारंभ
किया था इन्होंने, ठीक है। वहीं झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो आप सभी जानते हैं कि पूस की रात जो कहानी है इसी में झबरा कुत्ता आया है और यही कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता, पूस की रात कहानी का। आगे हम देखें तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जो है इन और सुदर्शन किस परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? परंपरा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि कौन से रचनाकार किस परंपरा से संबंधित है। तो प्रेमचंद की परंपरा में ये दोनों आते हैं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी और सुदर्शन जी, ठीक है। दोनों कहानीकार किसमें आते हैं? प्रेमचंद की परंपरा में। वही अगला है अंतपुर का आरंभ और रमणी का रहस्य कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये दोनों कहानी जो इसके रचनाकार है राय कृष्ण दास जी, अंतपुर का आरंभ और रमणी का रहस्य। वही शैतान की आंख, विस्मृति के गर्भ में सोने की ढाल अनुदित उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये जो अनुदित उपन्यास है उसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन जी। शैतान की आंख, विस्मृति के गर्भ में तथा सोने की ढाल। वही प्रसाद और उनके समकालीन संस्मरण के लेखक कौन है? तो प्रसाद और उनके समकालीन ये एक संस्मरण पुस्तक है, इसके लेखक है विनोद शंकर व्यास जी। वही जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो फांसी है पहला कहानी संग्रह 1929 का। प्रकाशन वर्ष के साथ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी कहानी संग्रह? तो फांसी है जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। वही अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो त्रिपथगा जो कि 1931 प्रकाशित हुई थी। त्रिपथगा यह अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फांसी और अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह क्या है? त्रिपथगा। वही कवि की स्त्री कहानीकार के रचनाकार कौन है? तो कवि की स्त्री कहानी जो है इसके रचनाकार है सुदर्शन। वही महादेवी वर्मा का ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में लिखा गया आरंभिक काव्य कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में लिखा गया जो आरंभिक काव्य है उसका नाम है प्रथम आयाम, ठीक है। और यह सन 1984 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में यह लिखा गया था, आरंभिक काव्य था महादेवी वर्मा का प्रथम आयाम। वही आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? आपको पता ही है कि कविता क्या है। ये जो निबंध है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? उनके निबंध संग्रह चिंतामणि, चिंतामणि जो है इनके निबंधों का संग्रह है शुक्ल जी के। तो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? ठीक है, निबंध। वहीं भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास अपनी अश्रुपंकित भावुकता के कारण पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था? तो 3 वर्ष जो है यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है और अपनी अश्रुपंकित भावुकता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ था पाठकों में। वो था 3 वर्ष, ठीक है। 1936 में प्रकाशित हुआ था 3 वर्ष उपन्यास। वहीं मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक कौन है? तो गुलाब राय इस निबंध के लेखक है तीनों के। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य तथा मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ गुलाब राय के सभी निबंध हैं। वहीं बुढ़ापा और गाली निबंध के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं बुढ़ापा और गाली निबंध के लेखक। वहीं यात्री मित्र किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सत्यदेव परिव्राजक जी का है, ठीक है। परिव्राजक जी का है यह यात्रा वृत्तांत यात्री मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यात्री मित्र जो है वो सत्यदेव परिव्राजक जी का है, यात्रा वृत्तांत है। वही डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचना कृति कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी और यही नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक रचना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। वही उनका अर्थात प्रेमचंद जी का कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। जो कहते हैं कि प्रेमचंद जी का यानी कि उनका प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उनका कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। तो ये कहते हैं प्रेमचंद जी के बारे में रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उन सबको देख लिया है। अगली कक्षा में हम इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे जिसमें हम अब नागार्जुन को पढ़ेंगे, तार सप्तक को पढ़ेंगे, अज्ञेय, कामायनी और बहुत सारी विषय वस्तुओं को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी कक्षाएं हो रही हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो ज़रूर से 1 से 2 बार वीडियो को देखें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद भी अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।